22 के अग्निपथ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं यूपी में अगले साल होने वाले चुनावी समर में उतरने के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। योगी सरकार जहां इन चुनावों से पहले यूपी की जनता को सौगात देने में लगी हुई है, तो वहीं विरोधी दल सरकार के कामों में कमियां निकाल रहे हैं। अब मौसम चुनावी है तो सियासी मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी है और सियासी दल चाहे जितना भी खुद को जनता का हितैषी बता रहा है, लेकिन नेताओं के भाग्य का फैसला जनता ही करेगी। और इस बार का विधानसभा चुनाव तो कई सियासी दलों के लिए अग्निपथ साबित होने वाला है। आज हम आप लोगों को 22 के इसी अग्निपथ से जुड़ी सियासी हलचलों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो 22 के अग्निपथ में आपको बताते हैं, सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी की 3 जिलों में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। इस दौरे पर सीएम ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, तो हापुड़ और अमरोहा में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो 22 का यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने का समय बचा है। वहीं चुनाव से पहले सूबे में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बचे हुए 3 महीने में सूबे के ताबड़तोड़ दौरे कर जनता के लिए योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। आज भी सीएम योगी ने सूबे के गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने दौरे की शुरुआत सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी से की। गौतम बुद्ध नगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी अपने 3 जिलों के दौरे के कार्यक्रम के तहत गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। यहां उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करने से पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन किया। करीब 2 साल से ये प्रतिमा बनी हुई है, लेकिन कोरोना के चलते इसके अनावरण का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। 9वीं सदी के एक महान धर्मरक्षक, जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्मरक्षक सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए। हापुड़ को सीएम ने 342 करोड़ की सौगात दी। धौलाना में सीएम की सभा में उमड़ा जनसैलाब। गौतम बुद्ध नगर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचे। यहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 342 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में शामिल होने के लिए वेस्टर्न यूपी से 60,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में खलल डालने का काम किया। हालांकि इसके बाद भी सीएम के कार्यक्रम में जमकर भीड़ उमड़ी। यहाँ सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अगर धौलाना विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो संभवतः विजयपाल आरती और कमल मलिक की तरह ही उसकी प्रॉपर पैरवी करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं को यहाँ पर में लाने का काम किया होता। अमरोहा में सीएम ने दी 443 करोड़ की सौगात। 31 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हापुड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अमरोहा पहुंचा। यहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम ने यहां 433 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। विकास के प्रति
और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे विकास खंड के अंदर आए। जो ये जज्बा अमरोहा जनपद में, इससे पहले हापुड़ जनपद में, इससे पहले गौतम बुद्ध नगर जनपद में, कल बिजनौर, मुरादाबाद और संभल के अंदर देखने को मिला है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं आप सभी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली का कारण बनेगा। दरअसल सूबे में अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव में काफी कम वक्त बचे होने के चलते सीएम योगी सूबे के विकास के लगातार विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो एक दिन में 3 जिलों के दौरे पर थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज दौरे कर रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि चुनाव से पहले वे पूरे सूबे का दौरा कर लेना चाहते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सीएम ने इन इलाकों में बड़ी जनसभा को संबोधित करके चुनावी बिगुल फूंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिवंगत नेता कल्याण सिंह यूपी में बड़े लोध नेता माने जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी लोधी राजपूत जाति से आने वाले किसी बड़े की तलाश में है। वैसे तो पार्टी ने राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को केंद्र में मंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को रुहेलखंड में किसी बड़े लोध नेता की तलाश जारी है। 22 के चुनाव में बीजेपी लोध नेता पर लगाएगी दांव। कल्याण सिंह के बाद अब कौन होगा विकल्प? लोधों के सर्वमान्य नेता थे कल्याण सिंह। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में हर सियासी दल वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगा है। बसपा की नजर सवर्ण वोटरों पर है, हालांकि इसमें कांग्रेस और सपा भी पीछे नहीं है। सवर्ण हमेशा से ही बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी की समस्या सवर्ण नहीं है। उनको रिझाने के लिए वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, लेकिन बीजेपी की समस्या है लोध राजपूत वोटर, जिनके सर्वमान्य नेता थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह। अब उनके निधन के बाद बीजेपी के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोध राजपूत वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए किस बड़े राजनीतिक चेहरे का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इसके लिए बीजेपी को कुछ हद तक बदायूं के बीएल वर्मा को आगे करके एक तीर से 2 निशाना लगाए हैं। बरेली में संतोष गंगवार को मंत्री पद से मुक्त करके बीएल वर्मा को मंत्री बनाकर जहां पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई, वहीं लोध राजपूत मतदाताओं को भी केंद्र में अपना नेता बीएल वर्मा के रूप में दिख रहा है। सत्ता में लोध नेताओं का राजनीतिक समीकरण समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लोध इतने अहम क्यों हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में लगभग 6% लोध राजपूत मतदाता है। 120 सीटों पर निर्णायक भूमिका। लंबे समय से लोधी राजपूत बीजेपी के साथ है। ऐसे में जब लंबे समय से लोधी राजपूत मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा, तो बीजेपी विशेषकर रुहेलखंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। लिहाजा चुनाव से पहले अगर योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सुपाल सिंह की लॉटरी लग सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है। दरअसल धर्मपाल सिंह का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। योगी सरकार में भी वो सिंचाई मंत्री थे। हालांकि योगी सरकार में उनसे बीच में इस्तीफा ले लिया था, मगर लोधी राजपूत मतदाताओं पर उनकी पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल्याण सिंह सर्वमान्य बिरादरी के सर्वमान्य नेता थे, जाति विशेष के नेता नहीं थे, लेकिन लोधी राजपूत बिरादरी उन पर गर्व करती थी और लोधी राजपूत बिरादरी से उनसे लोधी राजपूत बिरादरी की पहचान बनी थी, ना कि बिरादरी की पहचान उनसे थी, उनसे ही पहचान थी। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में लोधी राजपूत जाति 6% से ज़्यादा है।
अगर वहीं बात करें रुहेलखंड में डॉक्टर नेपाल सिंह शिक्षक एमएलसी के रूप में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे और अब उनके निधन के बाद उनके दामाद जो भारतीय शिक्षक मंडली ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष हैं और रुहेलखंड विश्वविद्यालय वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, वो भी राजनीति में हाथ आजमाने को तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर लोधी राजपूत मतदाताओं का क्या प्रभाव रहा है और अब बीजेपी उनको साधने के लिए क्या नया करने जा रही है, इस बात का खुलासा उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी से लोधी राजपूत जो वोट है वो पहले से जुड़ा हुआ है और वो जुड़ा हुआ है माननीय कल्याण सिंह की वजह से। माननीय कल्याण सिंह लोधी जाति के एक आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं और उनके जाने के बाद में एक स्पेस क्रिएट हुआ है लोधी जाति के उसमें, तो उसके लिए इस क्षेत्र में करीबन 15 लाख वोटर है और 15 लाख अगर हम शाहजहांपुर से लेके रामपुर तक जाएं और पीलीभीत से लेके शाहजहांपुर तक इस पूरे एरिया में 15 लाख 16 लाख करीबन वोटर है लोधी जाति का, जो कि एक अहम योगदान रखता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कल्याण सिंह के कद का कोई लोधी नेता अब बीजेपी में नहीं। ऐसे में वो अब पीलीभीत से बरखेड़ा के विधायक रोशन लाल वर्मा, बरेली में मीरगंज के विधायक डीसी वर्मा और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लोधी राजपूत मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इन मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी कौन से तुरुप के पत्ते चलती है, ये देखने वाली बात होगी। बरेली से इंडिया न्यूज के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। तो 2022 के रण में ओवैसी की पार्टी भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे हैं, लेकिन अब वो यूपी में गठबंधन के लिए छोटे दलों के दरवाजे भी दस्तक दे रहे हैं। ओवैसी की शिवपाल यादव के साथ हुई मुलाकात के बाद अब नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कहो और दूर विरोधी आपस में मिले तो सुगबुगाहट होना लाजमी है। ऐसा ही हुआ जब AIMI चीफ असुद्दीन ओवैसी ने प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के अब सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं और निकाले भी क्यों न जाए। मौसम चुनावी है और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव 22 के चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। वो सपा में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, ऐसे आसार दिख नहीं रहे और शायद इसीलिए ओवैसी के समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर बने शिवपाल यादव के बंगले में ओवैसी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इन दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने इस मुलाकात की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। सियासी गलियारों में ओवैसी और शिवपाल के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिल बाहर निकलने पर ओवैसी ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई है। शिवपाल सिंह यादव के साथ चुनाव में गठबंधन के सवाल पर असुद्दीन ओवैसी ने चुप्पी साधी। बस इतना बोले कि अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। यूपी में गठबंधन की तलाश में है ओवैसी। शिवपाल से हुआ गठबंधन तो सपा को लगेगा झटका। सपा के वोट बैंक में लग सकते हैं सेंध। दरअसल असुद्दीन लगातार यूपी के दौरे पर हैं और 2022 के विधान पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान चुके हैं, लेकिन यूपी में ओवैसी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ओवैसी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 37 की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में अब ओवैसी की नजर अब उन 100 सीटों पर है जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है। शिवपाल से पहले ओवैसी चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात कर चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव और असुद्दीन ओवैसी की मुलाकात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए झटका माना जा रहा है।
कहा जा रहा है अगर दोनों के बीच समझौता हुआ तो सपा के वोट बैंक में सेध लगना तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल 22 के अग्निपथ में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।